Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are to discuss chapter 9. Its second part will be discussed today, as in yesterday. In yesterday's lecture, we discussed about basic electronics. No, it will be visible to you. Okay, but its introduction about semiconductor. हमने सेमीकंडक्टर के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस किया. इसकी डोपिंग के बारे में आपको बताया गया. एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और ये प्रोसेस जो है इसको डोपिंग कहा गया. सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है. फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस डायोड जो है वो कैसे बनते हैं, उनकी आगे एप्लीकेशंस क्या हैं. डायोड के यूजेस जो हैं रेक्टिफायर के तौर पे, एलईडी के तौर पे, फोटो डायोड वगैरह. हमने रेडियो वेव्स को स्टडी किया, रेडियो सिस्टम को देखा. तो आज बेटे हमने टेलीविजन का टॉपिक जो है ये स्टार्ट करना है. तो बताया कि ट्रांसमिशन जो टेलीविजन की हम तक पहुंचती है, दूर दराज जगहों तक पहुंचती है, तो ये भी कैरियर वेव्स के जरिए ही ट्रांसमिट होती है. जैसा कि रेडियो के आपने देखा था, रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं रेडियो वेव्स के जरिए दूर दराज तक पहुंचते हैं, तो रेडियो वेव्स ही कैरियर वेव्स थी. तो टेलीविजन के प्रोग्राम्स भी जो हैं, टीवी की भी जो ट्रांसमिशन है ये बेटे कैरियर वेव्स के जरिए दूर दराज तक पहुंचती है. तो टीवी स्टेशन के ऊपर वीडियो कैमरा जो होता है वो पिक्चर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और बेटे वहां पे जो माइक्रोफोन है ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. ये जो सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि वीडियो और ऑडियो दोनों को कैरी कर रहे होते हैं, वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स ही कहलाते हैं. तो टीवी स्टेशन पर बेटे जो कैरियर वेव्स हैं वो इन सिग्नल्स के साथ मिक्स कर दी जाती हैं, वो मॉड्यूलेटेड वेव्स बन जाएंगी और ट्रांसमिट कर दी जाती हैं हवा में ट्रांसमिटिंग एंटेना के जरिए या ट्रांसमीटर के जरिए हवा के अंदर उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है. ये प्रोसेस आपको पिछले टॉपिक में बताया था. ये देखें बेटे, ये कैरियर वेव्स हैं जो कि रेडियो वेव्स थी. ये साउंड सिग्नल्स थे, साउंड सिग्नल्स जिनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, उनको यहाँ पे देखें प्लस के साइन के इनको कंबाइन किया गया तो मॉड्यूलेटेड वेव्स बनी थी. यहाँ पे डिस्कस भी हो रही हैं, इनको भी उन्होंने कैरियर वेव्स का ही नाम दिया है. ये जो आगे मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं, अगर मॉड्यूलेटेड वेव्स कह दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि असल में कैरियर वेव्स तो ये रेडियो वेव्स थी. जब साउंड वेव साथ मिली तो मॉड्यूलेटेड वेव्स बन गई हैं, लेकिन आपकी बुक में इनको भी कैरियर वेव्स के नाम से जो है वो मेंशन किया जा रहा है. तो आपने ज़हन में रखना है कि कैरियर वेव्स आफ्टर कैरिंग दीज सिग्नल्स, नाउ दीज आर मॉड्यूलेटेड वेव्स, जिनको अगेन हम कैरियर वेव्स कह रहे हैं. तो आप इस सेंस में लेने के चूंकि ये सिग्नल्स को कैरी कर रही हैं, इस वजह से आपने इनको कैरियर वेव्स कहा. तो ये बेटा टीवी स्टेशन पे जो कैरियर वेव्स हैं, इन सिग्नल्स के साथ हम मिक्स करके उनको ट्रांसमिटिंग एंटेना के जरिए, ट्रांसमीटर एंटेना जो है उसके जरिए हवा में ट्रांसमिट कर देते हैं. फिर ये वेव्स जब हमारे टीवी के एंटेना से स्ट्राइक करती हैं तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, यानी एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा जब ये वेव्स स्ट्राइक करेंगी हमारे टीवी के एंटेना से. और रिजल्ट क्या होगा, जब टीवी के एंटेना से ये टकराती हैं तो बेटा मैंने बताया कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा. उसी फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस होगा जिस फ्रीक्वेंसी के ये वेव्स होंगी. अब हमारे टीवी के अंदर बेटे सर्किट्स होते हैं. ये जो टीवी के सर्किट हैं ये ऑडियो सिग्नल्स को और वीडियो सिग्नल्स को एक दूसरे से अलग अलग कर देते हैं. तो क्या आपको बताया गया था ना कि यहाँ पे कैरियर वेव्स जो हैं
वो वीडियो और ऑडियो दोनों किस्म के सिग्नल्स को कैरी कर रही थी और टीवी एंटीना ने उनको रिसीव किया है। आगे टीवी के सर्किट क्या करेंगे, ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स को एक दूसरे से अलग-अलग कर देंगे। ये सिग्नल्स इसके बाद बेटे एम्पलीफाई किए जाते हैं। एम्पलीफाई करना का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना, इनको स्ट्रेंथ देना, क्योंकि वीक हो जाते हैं ये दूर डिस्टेंस जो है दूर दराज तक पहुंचते पहुंचते, तो इनको एम्पलीफाई किया जाता है। और एम्पलीफायर के तौर पे आपको ट्रांजिस्टर का यूज पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया था। ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। ऑडियो सिग्नल का बताया कि वो स्पीकर को चला जाएगा और स्पीकर उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि वीडियो सिग्नल जो हैं ये पिक्चर ट्यूब को जाते हैं, जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है। तो टीवी की स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स नजर आती हैं। पिक्चर ट्यूब के अंदर बताया कि इलेक्ट्रॉन गन होती है। ये डायग्राम के अंदर देखें, ये इलेक्ट्रॉन गन शो की है। तो ये कहाँ पे होती है, पिक्चर ट्यूब के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को थ्रो करती है स्क्रीन के ऊपर। जो स्क्रीन हमारे सामने होती है टीवी की, जिसको हम देख रहे होते हैं, तो पिक्चर ट्यूब की जो इलेक्ट्रॉन गन है ये उस स्क्रीन के ऊपर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को थ्रो करती है और बीम स्कैन करती है स्क्रीन को, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि हम पेज की एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं। तो ये बीम भी पूरी स्क्रीन के ऊपर यूं मूव करती है। देखा कि स्कैन्स द स्क्रीन, स्कैन करना क्या मतलब, पूरी स्क्रीन पे इसने मूव करना है लाइन बाय लाइन, जैसे कि हम किसी पेज की रीडिंग कर रहे होते हैं। तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये भी स्क्रीन पे ऐसे मूव करेगी। फ्लोरिसेंट मटेरियल कोटेड होता है स्क्रीन की अंदर वाली साइड जो है उधर, ठीक है। स्क्रीन की जो अंदरूनी साइड है उसके ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरिसेंट क्या कि अगर उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करे लाइट को और शाइन हो, उसमें शाइनिंग है। फ्लोरिसेंट उसको कहते हैं कि लाइट पड़ने से जो शाइनिंग प्रोड्यूस करे, लाइट जो है उसे रिफ्लेक्ट होगी। तो वो जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो बेटे लाइट एमिट होती है, ठीक है। फ्लोरिसेंट मटेरियल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है तो उससे लाइट एमिट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है ये प्रोड्यूस करती है ब्राइट डॉट स्क्रीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू द वीडियो सिग्नल। जिस तरह का वीडियो सिग्नल होता है कि जहां जहां ब्राइटनेस होती है, जहां जहां पिक्चर होती है या जहां कलर्ड जो है वो राइटिंग होती है, तो ये वहां पे क्या करती है, ब्राइट डॉट्स प्रोड्यूस करती है स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है ना उसके ऊपर पड़ेगी, उन्हीं जगहों पे पड़ेगी और वहां से लाइट एमिट होगी, लिहाजा एक कलर्ड पैटर्न आपको वीडियो सिग्नल का जो है वो स्क्रीन पे नजर आएगा। तो बेटे ये ब्राइट और डार्क पार्ट्स जो होते हैं पिक्चर के वो इसी तरह से बनते हैं कि जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी बल्कि एमिट होगी वो ब्राइट रीजन होगा, और जहां से नहीं एमिट होगी वहां पे डार्क पार्ट बनेगा। तो ब्राइट और डार्क पार्ट्स हैं पिक्चर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसका बताया कि तकरीबन 25 पिक्चर्स जो होती हैं ये स्क्रीन पर 1 सेकंड में कंप्लीट होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो 25 पिक्चर्स 1 सेकंड में कंप्लीट करती है, और यही वजह है कि आपको पिक्चर्स जो है वो मूव करती हुई महसूस होती हैं कि स्क्रीन पर तस्वीरें जो है वो मूव कर रही हैं, क्योंकि 25 पिक्चर्स 1 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं। कलर टीवी के अंदर बेटे 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। कलर टीवी में वो रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्चर्स प्रोड्यूस करती हैं एट ए टाइम। ग्रीन चाहिए, डबल इन ग्रीन होता है। एट ए टाइम जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 टाइप्स की पिक्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो 3 पिक्चर्स होती हैं, 3 कलर्स जो हैं ये ब्लेंड हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, और कलर्ड पिक्चर जो है या कलरफुल पिक्चर ये हमें नजर आती है। फिर बेटे देख लें कि कलर टीवी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 किस्म की पिक्चर्स एट ए टाइम बनाएंगी स्क्रीन पे। तीनों कलर्स की पिक्चर जो उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है और हमें
कलरफुल व्यू जो है वो नजर आता है, कलर्ड पिक्चर हमें नजर आती है। उसके बाद बेटे है केबल टीवी। केबल टीवी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं इनको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है कि ये टीवी सेट तक पहुंचते हैं टीवी स्टेशन से केबल्स के जरिए। देखिए बेटे, जो हमारे दूसरे जो एंटीना सिस्टम है जो पहले डिस्कस हुआ, उसमें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो रेडियो वेव्स के जरिए हमारे टीवी के रिसीवर तक पहुंचते हैं। लेकिन केबल टीवी में क्या होता है, केबल्स के थ्रू जो है टीवी स्टेशन से हमारे टीवी के सेट तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं। अब जो कंपनीज हैं केबल टीवी के जो ऑपरेटर्स हैं, वो ये केबल कनेक्शंस जो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी सैटेलाइट से प्रोग्राम्स लेते हैं। सैटेलाइट से प्रोग्राम लेने के बाद वो अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को वो ट्रांसमिट करते हैं। फिर बेटे सुन लें कि जो टीवी ये केबल टीवी के ऑपरेटर्स हैं, ऐसी जो कंपनीज हैं, ये सैटेलाइट से प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद ये अपने कंज्यूमर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं केबल्स के जरिए। तो इसका रिजल्ट फिर कैसा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हाई क्वालिटी पिक्चर्स और साउंड इसकी रिसीव होती है केबल के थ्रू एज कंपेयर टू अदर टीवी प्रोग्राम्स जो कि रेडियो वेव्स के जरिए हमारे टीवी एंटीना रिसीव करते हैं या टीवी रिसीवर रिसीव करता है। तो केबल का रिजल्ट ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट बेटे सैटेलाइट टीवी। रेंज ऑफ 100 किलोमीटर हाई टीवी ट्रांसमीटर एरियल का बताया कि तकरीबन 30 किलोमीटर होती है कि टीवी स्टेशन के ऊपर जो टीवी ट्रांसमीटर एरियल है उसने जो वेव्स प्रोड्यूस की हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स जो प्रोड्यूस की हैं या सिग्नल्स प्रोड्यूस किए हैं, वो 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं। फॉर इनलाइन ट्रांसमिशंस, इनलैंड ट्रांसमिशंस के लिए यानी जमीन के ऊपर जो ट्रांसमिशंस हमने करनी होती हैं दूर दराज तक, तो फिर हम क्या करते हैं, ये तो 30 किलोमीटर तक जा रही हैं वेव्स, तो हम बूस्टर्स लगाते हैं या रिपीटर्स लगाते हैं सूटेबल डिस्टेंसेस पे। ठीक है, मुनासिब फासलों पे हम क्या करेंगे, बूस्टर या रिपीटर लगा देंगे। ये देखें बेटे, ये रिपीटर का मेंशन किया, ये डायग्राम आपके सामने है। तो ये रिपीटर्स पे क्या करते हैं, वो सिग्नल जो कुछ फासले के बाद वीक हो जाते हैं, ये इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट कर देते हैं, उनको स्ट्रेंथ दे देते हैं। देखा कि दे ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑनवर्ड, कैसे, थ्रू माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के जरिए, यानी उनको माइक्रोवेव्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर रेनफोर्सिंग देम, रेनफोर्सिंग मीन स्ट्रेंथनिंग, उनको स्ट्रेंथ देकर आगे भेज देंगे। खबर बताया कि ट्रांसमिशंस जो हैं वो जो दूर दराज के ममालिक हैं उन तक फिर भी नहीं पहुंच सकती, इस मेथड के जरिए भी नहीं पहुंच सकती कि हम रिपीटर्स भी यूज करें। अब उसकी वजह क्या होती है, वजह यह बेटे कि अर्थ जो है वो सफियर है, गोल है, और जो माइक्रोवेव्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। याद रखें बेटे कि माइक्रोवेव्स के जरिए बताया कि ट्रांसमिशंस हम दूर दराज तक नहीं भेज सकते। बेशक हम रिपीटर्स भी यूज कर रहे हों, बूस्टर यूज कर रहे हों, तो वजह क्या बताएगी कि जमीन स्फेरिकल है, गोल है, और जो माइक्रोवेव्स हैं वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंसेस को जो कवर करना है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो जमीन की सरफेस से ये बहुत ही ऊंची रहती हैं, जमीन की सरफेस से बहुत ही हाइट पे ये ट्रेवल करती हैं। अब जमीन आगे से फेरिसिटी की वजह से क्या है, वो राउंड हो जाएगी और ये वेव्स अदर सरफेस पे नहीं पहुंच सकेंगी। अब अगर हम इन वेव्स को जमीन की दूसरी तरफ पहुंचाना चाहते हैं तो हम बेटे यूज करते हैं सैटेलाइट्स। हम इनको सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। अब सैटेलाइट्स क्या करते हैं, जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं
जो कि हमें स्टेशनरी लगती हैं एट सम पर्टिकुलर पोजीशंस, इनको हावरिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। स्टेशनरी मीन के ऐसे लगता है कि वो जमीन के ऊपर किसी खास जगह पर ही रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। और ये जिन रास्तों पे ये ऑर्बिट्स में मूव करते हैं उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। जियो का मतलब अर्थ और स्टेशनरी का मतलब साकन, रुका हुआ, स्टिल। तो इनकी बेटे रोटेशन जमीन के गिर्द बिल्कुल इस तरह से होती है कि जिस तरह जमीन की अपनी रोटेशन है तो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड मीन के ये जमीन के गिर्द अपनी एक जो रोटेशन है ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, इस चक्कर के दौरान एक चक्कर इनका जो है वो उतने टाइम में कंप्लीट होता है जितने टाइम में जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी 24 घंटों में। ये नेक्स्ट आपको मेंशन भी किया उन्होंने कि ये ऑर्बिट जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और सैटेलाइट जो जमीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर हाइट पे अबव द इक्वेटर जो सैटेलाइट मूव कर रहा होगा तो उसकी रोटेशन बेटे 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। अब इसी इंटरवल में यानी इसी वक्फे के दौरान, टाइम ड्यूरेशन के दौरान, जमीन जो है वो भी अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपने एक्सेस के गिर्द। तो इस तरह से ये जो सैटेलाइट है ये ऐसे लगता है जैसे रुका हुआ है। इट सीम्स स्टेशनरी एट सेम पोजीशन, एक ही जगह लगता है कि रुका हुआ है। और माइक्रोवेव्स यूज होती हैं टू सेंड सिग्नल्स टू द सैटेलाइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। हम ग्राउंड स्टेशन से माइक्रोवेव्स के जरिए सिग्नल्स को सैटेलाइट तक सेंड करते हैं। अब सैटेलाइट्स इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद अदर प्लेसेस जो अर्थ की हैं, जहां जहां उसका सैटेलाइट का फोकस आता है, करीबन 120 डिग्री रीजन जो है उसको एक सैटेलाइट कवर करता है। ये नेक्स्ट आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि ये टीवी स्टेशन है, यहाँ से ये ट्रांसमिशन एंटेना था टीवी स्टेशन का। तो माइक्रोवेव्स को यूं ट्रांसमिट किया जा रहा है। उसके बाद ये सैटेलाइट है जिसने ये सिग्नल रिसीव किए हैं। और सैटेलाइट से बेटे ये टीवी सिग्नल्स हैं जो जमीन पर जा रहे हैं, ये जमीन शो किए और यहाँ से लेकर ये इधर तक इतना रीजन ये एक सैटेलाइट कवर कर रहा है। और ये बेटे ये वाला सैटेलाइट यही है जो ये इधर आप देख रहे हैं, ये वाला है, ये वाला क्या, ये वाला। तो 3 सैटेलाइट शो की है। ये सेंटर में यहाँ पे अर्थ की रोटेशन इस डायरेक्शन में शो की कि जमीन यूं रोटेट करती है, तो ये सैटेलाइट्स भी इस रास्ते पे मूव करते रहते हैं। तो सैटेलाइट 24 घंटों में एक ये चक्कर कंप्लीट करता है। तो सैटेलाइट की अपनी रोटेशन भी हो जाती है एक तरह से। यहाँ से देखें कि ये सैटेलाइट है, अब इसकी ये सरफेस नीचे वाली देखें, ये इधर को अब है, यहाँ पे आई, अब इसके बाद ये नीचे हो गई, इसके बाद आगे जब जाएगा तो इसकी ये वाली साइड ऊपर हो जाएगी। तो ये सैटेलाइट्स खुद भी रोटेट करते हैं और उसके गिर्द जो है वो मूव भी कर रहे हैं। तो आपने बेटा देखा कि एक सैटेलाइट जो है वो तकरीबन 1/3 हिस्सा जो जमीन का है उसको कवर करता है, 1/3 पार्ट को कवर करता है। तो फिर 3 सैटेलाइट्स अगर हों तो वो पूरी अर्थ को, पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हैं। ये बेटे सैटेलाइट टीवी के बारे में मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बताया कि टीवी स्टेशन पे जो सिग्नल्स होते हैं ट्रांसमीटर एरियल के, वो 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो जमीन पर दूर दराज सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए हम रिपीटर्स या बूस्टर यूज करते हैं। फिर बताया कि अगर हम दूर दराज के अदर ममालिक जो हैं, अदर कंट्रीज जो हैं, उन तक सिग्नल्स पहुंचाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि जमीन स्फेरिकल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स यूज करते हैं। और सैटेलाइट्स बताया कि इक्वेटर के ऊपर, खत इस्तवा के ऊपर जो है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो सैटेलाइट मूव कर रहा होगा तो 24 घंटों में जमीन के गिर्द एक अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। तो जमीन भी चूंकि 24 घंटों में अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, रोटेशन कंप्लीट करती है, तो वो स्टेशनरी सैटेलाइट महसूस होता है। यानी सैटेलाइट ऐसा लगता है कि रुका हुआ है जमीन के लिहाज से, इसलिए वो सैटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसके ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पे आपको शो किया कि एक सैटेलाइट जो है तकरीबन 1/3 पार्ट जमीन का कवर करता है। तो इसी तरह के अगर 3 सैटेलाइट हो तो पूरी अर्थ को
कवरेज दे सकते हैं। तो बेटे डिफरेंट रीजन से मुख्तलिफ कंट्रीज में जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हम माइक्रोवेव्स की फॉर्म में जो है वो सैटेलाइट्स तक भेजते हैं और सैटेलाइट से फिर अदर जो कंट्रीज हैं उन सब को ट्रांसमिशन हो जाती है। जैसा पहले आपको बताया गया था कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं तो वो सैटेलाइट से ही प्रोग्राम लेते हैं, तो उसको फिर आगे अपने कस्टमर्स जो उनके हैं या कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। ग्राउंड के ऊपर बेटे बताया गया कि ये ट्रांसमिशन जो है इनको आप कैसे वॉच कर सकते हैं, बाय रिसीविंग सिग्नल्स थ्रू डिश एंटेना। डिश एंटेना के जरिए आप इन सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। 3 हॉवरिंग सैटेलाइट्स का मेंशन किया कि दे कैन सेंड ट्रांसमिशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में 3 सैटेलाइट सफिशिएंट हैं पूरी जमीन के ऊपर ट्रांसमिशन के लिए। ये बेटे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये आपको टीवी स्टेशन शो किया गया है। इधर ये टीवी स्टेशन है जिसमें टीवी का ये कैमरा है जो वीडियो को यानी पिक्चर्स को जो है कैमरा क्या करेगा, पिक्चर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर इन सिग्नल्स की आगे स्टेशन पे क्या होगी, मॉड्यूलेशन कर दी जाएगी। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हैं कैरियर वेव्स के जरिए ये आगे जा रहे हैं। ये बेटे देखें, ये ग्राउंड स्टेशन से ये ट्रांसमिट की जा रही हैं वेव्स। अब ये माइक्रो वेव्स हैं जो इधर जा रही हैं सैटेलाइट की तरफ। इसी तरह यहाँ से देखें तो ये केबल्स के जरिए भी, यहाँ ट्रांसमीटर तक केबल्स के जरिए भी ये सिग्नल जा रहे हैं। तो केबल के थ्रू जो है वो केबल ऑपरेटर्स जो हैं अपने कस्टमर्स को ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। या ये जो ट्रांसमीटर है टीवी स्टेशन का, तो ये ट्रांसमिट कर देता है सिग्नल्स को हवा में। तो यहाँ से हमारे जो टेलीविजन के एंटेनाज हैं वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। और आगे जिस मैंने आपको टीवी का प्रोसेस बताया कि हमें साउंड भी और पिक्चर भी रिसीव हो जाती है। उसके बाद ये दूसरा तरीका बताया सैटेलाइट डिश का। कलर टीवी जो हैं तो सैटेलाइट से डायरेक्ट डिश एंटेना के जरिए, ये डिश जो होती हैं सैटेलाइट डिशेस जो हैं, सैटेलाइट डिशेस के जरिए उन सिग्नल्स को डायरेक्ट रिसीव किया जाता है और ये केबल्स के जरिए देखें टीवी को पहुंचाई जा रही हैं प्रोग्राम देखने के लिए। इट वॉज ऑल अबाउट टीवी ट्रांसमिशन। अब बेटे कंप्यूटर का देखें। बताया कि ये इट इज द एज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दौर है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। बताया कि मुश्किल ही कोई आपको पढ़ा लिखा आदमी, लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा बंदा जो है वो ऐसा को मिले जो कि अनअवेयर हो ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना रखता हो। बल्कि हर बंदा जानता है, एक एक बच्चा जानता है कंप्यूटर का यूज क्या है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके नेम्स क्या हैं। घरों में बैठे देखें हम वॉशिंग मशीनें यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन है, सैटेलाइट रिसीवर है, सीविंग मशीन है। सैटेलाइट रिसीवर बेटे जो है ये सैटेलाइट से आने वाली जो वेव्स होती हैं उनको रिसीव करके उनकी डी कोडिंग करता है साउंड और पिक्चर्स की फॉर्म में, जिसको हमारे फिर जो टीवी वगैरह हैं वो उस पर ऑपरेट होते हैं। तो सीविंग मशीन है, अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देखें, ये सारे के सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड हैं। बताया कि जब भी आप कोई चीज खरीदने बड़े को स्टोर पे जाते हैं तो सेल्समैन वहां पे क्या करते हैं, काउंटर के ऊपर जो बैठे होते हैं वो जस्ट बार कोड को स्कैन करते हैं, बार कोड रीडर से लेजर बीम के साथ उसकी स्कैनिंग होती है और सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, इवन कि उसकी जो प्राइस के साथ पूरी डिटेल जो है वो भी आप तो उसे प्राइस उसकी देखते हैं, उसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं बार कोड के अंदर डिटेल जब होती है तो वो कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाती है। बैंक्स या अदर कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने अपने सारे बिजनेस को कंप्यूटराइज कर दिया है। कंप्यूटराइज मशीन्स जो हैं ये मेडिकल फील्ड्स में यूज की जा रही हैं और कंप्यूटर जो है वो रोड ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक को यानी हवाई जहाज एरोप्लेन्स वगैरह जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर गैस सप्लाइंग डिपार्टमेंट्स जो हैं ये अपने सारे जो उनके रैकेट्स हैं उनको कंप्यूटर के ऊपर रख रहे हैं, बजाय इसके कि वो पेपर्स की फॉर्म में इसको रखें। बिल्स की प्रिपरेशन है, रिसीट्स बनानी है पेमेंट्स वगैरह की, वो कंप्यूटर्स के जरिए बन रही हैं। इससे पहले बेटे क्या होता था कि ज्यादातर लोग
लेटर्स सेंड करते थे फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, ये खतो किताबत के लिए जो है इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए लेटर्स लिखा करते थे। लेकिन रिसेंटली आपको मालूम है कि आप ईमेल यूज करते हैं, दैट्स वेरी पॉपुलर। तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस बेटे आई हैं, इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं इसमें। ये पब्लिशिंग का फील्ड देख लें, पब्लिशिंग है ये बुक्स शाया करना, प्रिंटिंग है, ग्राफिक्स है, ये पिक्चर्स वगैरह बनाना। इवन बताया कि पेंटिंग्स कंप्यूटर के ऊपर की जाती हैं और रोबोट्स यूज होते हैं कार्स की असेंबलिंग के लिए। असेंबलिंग क्या होता है, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाना जोड़ना, तो रोबोट्स बेटे यूज होते हैं। कंप्यूटराइज मशीनें यूज होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। कंप्यूटर गेम्स जो हैं, इनसे क्या कंप्यूटराइज जो गेम्स हैं, तो गेम्स का कहा कि कम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया ऐसे। कम्प्लेक्शन क्या, गेम्स का व्यू, गेम्स के स्टाइल्स, इसमें चेंजेस आई हैं। इन शॉर्ट बताया कि कंप्यूटर जो है इसने हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन जो है वो पैदा किया है, इनकलाब पैदा किया है। और कंप्यूटर से जो पूरी वर्ल्ड है इस कदर समाल कंसिडर की जा सकती है कि लोग इसको ग्लोबल विलेज कंसिडर करते हैं। ग्लोबल विलेज में इनके पूरी वर्ल्ड को वो एक सिंगल कम्युनिटी की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह एक कम्युनिटी है कि आप थोड़ी देर में हर बंदे तक जिस तक भी अप्रोच करना चाहें आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो पूरी वर्ल्ड में देखें आप बैठे एक सेकंड के अंदर किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको ग्लोबल विलेज का नाम दिया। तो ये कंप्यूटर की जो है वो रेवोल्यूशन है। कंप्यूटर को डिफाइन किया कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि रिसीव करता है रॉ डाटा और प्रोसेस करता है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में अंडर गिवन इंस्ट्रक्शंस, दी हुई हिदायत के मुताबिक। और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है इनमें क्या रीअरेंजमेंट होती है डाटा की, उसकी एनालिसिस होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, अर्थमेटिक और लॉजिक सॉल्यूशंस होते हैं। वो डाटा के ऊपर बेटे डिपेंड करता है, आपका मैथमेटिकल डाटा है, कोई प्रोग्राम है, जिस तरह का भी डाटा हो अकॉर्डिंगली उसकी मैनिपुलेशन होती है। अपेरेंटली कंप्यूटर्स का बताया कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी देखने में तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर इनके कामों को देखा जाए और उनके रिजल्ट्स को देखा जाए तो आप समझें कि ये तो बहुत ही सिंपल हैं। कि कंप्यूटर बहुत ही सिंपल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स काम जब कर रहे होते हैं उनके कामों को जब देखें तो ये सिंपल लगेंगे, लेकिन अगर बगैर कामों के सिर्फ आप कंप्यूटर को देखेंगे आपको लगेगा ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये बेटे आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्यूटर के पार्ट्स को मेंशन करेंगे। तो अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो रीजॉइन कर लेना है। कंप्यूटर बताया कि डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, दो इसके बेसिक पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, ये बेटे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली जिनको टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ये हार्डवेयर का। मसलन कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो 4 मेन पार्ट्स हैं बेटे हार्डवेयर में। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस, और 4th नंबर पे इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये चीजें बेटे आज हम डिस्कस करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस बेटे ये वो हैं थ्रू विच डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस जिनके जरिए आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनके जरिए हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर, जी बेटे मैंने बताया कि ऐसे वो डिवाइसेस जिनके जरिए डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस जो है वो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। इट इज सिमिलर टू टाइपराइटर, बिल्कुल जिस तरह टाइपराइटर है उसी तरह ये भी होता है। कंप्यूटर को जितनी हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो कीबोर्ड के ऊपर हम टाइप करते हैं। इसके ऊपर फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड पे जो कि डिफरेंट पर्पसेस जो हैं वो सर्व करती हैं। आपको मालूम है फंक्शन कीज जो हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, एरो कीज वगैरह होती हैं जैसे अदर फंक्शन कीज हैं। तो इसके अलावा माउस का बताया कि माउस भी यूज हो सकता है फंक्शनल कीज की बजाय। तो ये रोल किया जाता है पैड के ऊपर, इसको रोल किया जाता है और इससे इनपुट बड़ी आसान और बड़ी तेजी से दी जा सकती है। फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क जो हैं ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं।
इनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप पिक्चर्स को और डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर को फीड कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जो उनकी असल फॉर्म होती है बिल्कुल हाउ बहू उसी शक्ल में कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती हैं पिक्चर्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्स। तो पब्लिशिंग के फील्ड में बेटे इससे बहुत ज्यादा इसने फैसिलिटेट किया है। लेजर पेन भी यूज होता है कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। तो बेटे जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये सेंट्रल पार्ट जो कंप्यूटर का है ना सीपीयू, उसको डाटा जो है वो फीड करते हैं, वहां पे डाटा फिर प्रोसेस होता है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वो है सेकंड पार्ट बेटे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और सीपीयू के साथ इसको एब्रीविएट किया जाता है, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जिनमें कंट्रोल यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो इन सारे हिस्सों को ये सीपीयू कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का बताया कि ये सेंट्रल पार्ट है सीपीयू का और इसका काम क्या है, ये इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को और डायरेक्ट करता है अदर पार्ट्स को हाउ टू ऑपरेट। बाकी जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको ये डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शंस देगा कि उन्होंने कैसे ऑपरेट होना है। मेजर फंक्शन जो बेटे इसका है, इस यूनिट का, ये जो कंट्रोल यूनिट का बताया गया, मेजर फंक्शन इसका ये है कि ये मैनेज करता है सीक्वेंस को और ऑपरेशंस को अंडर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कौन सी, जो सीपीयू से मिली होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये सीक्वेंस यानी तरतीब जो होती है डिफरेंट ऑपरेशंस की, उस तरतीब को मैनेज करता है। सीपीयू डाटा सेंड करता है इनपुट मेमोरी को, जो रोम रैम वगैरह जो है, इनपुट मेमोरी को डाटा सेंड किया जाता है। जब प्रोसेसिंग हो रही है तो रैम को ये डाटा जाता है, क्योंकि रोम के अंदर तो परमानेंट होता है डाटा, प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है। तो सीपीयू डाटा सेंड करेगा इनपुट मेमोरी को, फिर उसके बाद जाता है वो एएलयू को, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जाता है, जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी अदर ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। वहां से डाटा जो है फिर वापस मेमोरी में आएगा, यानी रैम में वापस आएगा, और फिर फाइनली जो है वो आउटपुट यूनिट को सेंड कर दिया जाता है। ये बेटे फिर देख लें कि सीपीयू ने डाटा इनपुट मेमोरी यानी रैम को सेंड किया, वहां से वो एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को गया, वहां पे उसके ऊपर जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस होना था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन है वो हुआ। फिर डाटा दोबारा जो है वो मेमोरी यूनिट में आता है, वहां से वो आउटपुट यूनिट को सेंड कर दिया जाता है। तो बताया कि जो सीपीयू है ये सुपरवाइज करता है सारे ऑपरेशंस को जो कि कंप्यूटर के जरिए जो है ये ऑपरेट हो रहे होते हैं। इन सारे कामों को, सारे फंक्शंस को सीपीयू सुपरवाइज करेगा, यानी सीपीयू की जेर निगरानी हो रही होती है। मेमोरी यूनिट का बताया कि इसमें रैम और रोम ये दो आती हैं। एब्रिविएशंस के चेंज, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये यूनिट जो है ये टेम्परेरी यूनिट है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये मेमोरी का जो ये यूनिट है ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा है या हार्ड डिस्क से पहले वो रैम में आता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी भी परमानेंटली भी फीड की हुई होती हैं, जो मैंने बताया कि रोम के अंदर होती हैं। रीड ओनली मेमोरी जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली फीड की हुई होती हैं, जबकि रैम में बार बार जो है वो थोड़ा थोड़ा डाटा ट्रांसफर किया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है, उसके बाद और डाटा जो है वो उसको सेंड किया जाता है। तो जब तक बेटे आपका सिस्टम चलता रहता है उस वक्त तक जो है वो रैम में डाटा होता है, और जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं सिस्टम को तो रैम वॉश हो जाती है। इस वजह से इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है वोलेटाइल मेमोरी। रैम को
वोलेटाइल मेमोरी भी इसीलिए कहते हैं कि डाटा ऐसे वॉश हो जाता है जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन वगैरह है। ये लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, वो भी करता है, जैसे कंपैरिजन कुछ चीजों की है या अंडर गिवन इंस्ट्रक्शंस कुछ आपने प्रोग्राम वगैरह है उसके अंदर को कंपैरिजन है, कुछ कैलकुलेशंस इस टाइप की हैं प्रोग्रामिंग, तो वो भी इसी के अंदर होती है। मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स जो हैं ये एक ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंक्लूडेड है। ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये एक ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर शामिल होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में ही मौजूद है, यानी कि इन दोनों की जगह आप समझ लें माइक्रो प्रोसेसर है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें एक छोटी सी एक सिलिकॉन चिप होती है और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी बनाए गए होते हैं। ये जो चिप होती है इसमें एंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है। कंप्यूटर की जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो सारी इस चिप के अंदर होती है। ये बेटे आपको रैम और रोम के बारे में जो है वो बताया गया, इसका याद रखें। ये बात इसमें रैम के बारे में जो मैंने अभी भी आपको बताया ना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो डाटा है इसका वॉश हो जाता है, तो बेटे वो याद रखना, उस वजह से इसको नाम क्या देते हैं, इसको वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया जाता है। और रैंडम एक्सेस वैसे उस वजह से ना ये ज़हन में लाना के कहते हैं, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो डाटा है उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाटा, कुछ भी डाटा जो है इसको फीड किया जा सकता है, फिर उसके बाद उसको आगे भेजकर और कुछ और डाटा जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, तो ये रैंडम एक्सेस प्रोसेस कहलाता है। आगे आपको सिलिकॉन चिप का बता दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस जो है बेटे ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सीपीयू से और डिस्प्ले करता है ऑपरेशंस को जो कि कंप्यूटर ने करने होते हैं। कॉमन एग्जांपल जो आउटपुट डिवाइस की है वो मॉनिटर है। मॉनिटर एक ऐसा बेटे आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस जो हैं उनको हम वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि हम टीवी की स्क्रीन पे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। इसके बाद बेटे प्रिंटर है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो कि रिजल्ट्स को प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। जो प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स होते हैं उनको पेपर पे प्रिंट करता है। प्रिंटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स है, लेजर है, इंकजेट है, बबल जेट है। जो बेटे बबल जेट है ये भी इंकजेट की ही एक किस्म है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं इंक प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर्स जो हैं ये साउंड सिग्नल्स को साउंड में चूंकि कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गए। रोबोट कंप्यूटर की एडवाइस के मुताबिक काम करता है, तो वो भी हम आउटपुट डिवाइसेस में काउंट कर सकते हैं। आउटपुट जो कंप्यूटर की होती है उसको बेटे हम कैसेट्स के ऊपर भी रिकॉर्ड करते हैं, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी वगैरह है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। साउंड के अलावा वीडियो फिल्म्स, कंप्यूटर डाटा, ये भी हम सीडी पे स्टोर कर सकते हैं, जो कि बाद में जो है देयर आफ्टर बाद में वॉच किया जा सकता है कंप्यूटर के ऊपर या टीवी स्क्रीन के ऊपर, हम उनको उस डाटा को देख सकते हैं। उसके बाद बैठे हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है, ये लास्ट टॉपिक होगा। बताया कि चंद साल पहले अगर हम चले जाएं तो इससे यही अज्यूम किया जाता था कि डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को जिस पे स्टोर किया जा सकता है या उससे इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है वो बुक्स ही है, यानी सिर्फ बुक्स ही इंफॉर्मेशन स्टोरेज के डिवाइसेस समझे जाते थे। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से अदर इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, कंपैक्ट डिस्क सीडी हो गई, फ्लॉपी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क हैं, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं। ऑफिसेस हैं, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने सारे रैकेट को ट्रांसफर कर रहे हैं इन डिवाइसेस के ऊपर, बजाय इसके कि वो अपना रैकेट पेपर्स की फॉर्म में रखें। तो ये डिवाइसेस बेटे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और फिर थोड़ी सी स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मजीद ये कि
जब भी हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है तो बड़ा आसानी से हम इन डिवाइसेस से जो है वो डाटा रिट्रीव भी कर लेते हैं, यानी डाटा हम एक्सेस कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इसमें बताया गया ऑडियो वीडियो कैसेट्स का। ऑडियो वीडियो कैसेट यूज होती है बेटे टेप रिकॉर्डर के अंदर और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर यानी वीसीआर के अंदर। जो वीडियो कैसेट्स हैं वो वीसीआर यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो है उसमें वो यूज होती हैं। दोनों जो हैं ये प्लास्टिक टेप्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल्स की कोटिंग होती है। प्लास्टिक टेप के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। अब साउंड और पिक्चर जो है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑडियो और वीडियो हेड्स को सेंड कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस बता रहे हैं रिकॉर्डिंग का कि साउंड को और पिक्चर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद ऑडियो वीडियो हेड्स को सेंड कर दिया जाएगा। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे हेड्स के अंदर। जब टेप मूव करती है हेड के ऊपर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है ना हमने टेप के ऊपर, उस कोटेड मटेरियल का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फिर बेटे देख लें कि जब टेप चलती है, मैग्नेटिक टेप जो है जब हेड के अंदर हेड के ऊपर से चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस मैग्नेटिक मटेरियल का पैटर्न जो है उसमें चेंजेस पैदा करेगा जो टेप के ऊपर लगा हुआ है। और इन्हीं चेंजेस की फॉर्म में, इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में डाटा जो है या पिक्चर जो है वो उसके ऊपर स्टोर हो जाती है। ये बताया कि इन दिस वे ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो होते हैं ये टेप के ऊपर रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब हमने रिप्रोड्यूस करना होता है साउंड को या पिक्चर को तो रिवर्स प्रोसेस होता है। अब हेड क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उस मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग को ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स में। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग को दोबारा ऑडियो वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो स्पीकर होता है वो ऑडियो सिग्नल्स को साउंड में चेंज कर देता है और जो पिक्चर ट्यूब होती है टीवी की ये वीडियो सिग्नल्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा। फिर बेटे देख लें कि जो स्पीकर है ये ऑडियो सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करेगा और जो पिक्चर ट्यूब टीवी की है वो वीडियो सिग्नल्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें पिक्चर्स यानी तस्वीर भी नजर आएंगी, तस्वीर भी, और साउंड भी जो है वो भी सुनाई देगी। उसके बाद है सीडी। ये एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की डिस्क होती है, इसकी शाइनी सरफेस होती है। सरफेस इसकी जो है वो शाइनी सी होती है, शाइनिंग सरफेस है। और ये बनी किसकी है, बनाई किस लिए जाती है? डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए। इसके ऊपर डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। जैसा पहले आपने देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न की फॉर्म में रिकॉर्डिंग थी टेप के ऊपर ऑडियो वीडियो कैसेट्स में, तो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्डिंग होती है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर बेटे याद रखें मिलियंस यानी लाखों जो है वो टाइनी पिट्स से होते हैं विच आर एनग्रेव्ड ऑन द डिस्क। डिस्क के ऊपर पिट्स बने होते हैं। और ये पिट्स क्या हैं? ये पिट्स बेटे याद रखें, जो पिट्स हैं ये ओपेक रीजन्स होते हैं। ओपेक रीजन्स और शाइनी दो किस्म के रीजन्स होते हैं। जो पिट्स हैं ये ओपेक रीजन्स होते हैं। ओपेक मीन के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि अब्जॉर्ब हो जाए। इसका जो पैटर्न होता है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। यानी वो जो पिट्स और फ्लैट्स का पैटर्न है वो ऑडियो वीडियो सिग्नल्स के पैटर्न में होगा। शाइनिंग सरफेसेस जो होती हैं पिट्स के दरमियान उनको कहते हैं फ्लैट्स। पिट्स के दरमियान जो शाइनिंग सरफेसेस हैं वो या सरफेसेस हैं वो फ्लैट्स कहलाती हैं। फॉर द रिप्ले, रिप्ले के लिए, रिप्ले यानी कि जब सीडी को रीड किया जाना है तो लेजर बीम स्कैन करती है डिस्क को। ये प्रोसेस कहलाता है सीडी की रीडिंग। जो फ्लैट्स होती हैं ना सीडी के ऊपर ये बीम को रिफ्लेक्ट करेंगी विच इज इक्विवेलेंट टू 1। जो फ्लैट्स हैं वहां से बीम रिफ्लेक्ट होगी लेजर बीम और 1 कंसीडर होगा। डिजिटल लैंग्वेज में 1 कंसीडर होगा। और जो पिट्स हैं वो बीम को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और वो 1 की बजाय 0 काउंट होगा। तो बेटे जहां पिट्स होंगे वहां 0 आएंगे, जो जहां पे फ्लैट है वहां पे 1 आएगा। तो ये ऑल 1s और 0s जो हैं
ये डिजिटल सिग्नल बना देते हैं। सर्किट जो सीडी प्लेयर के अंदर होता है, सीडी प्लेयर का जो सर्किट होता है वो बेटे इस डिजिटल रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, सीडी प्लेयर का जो सर्किट है वो इन डिजिटल रिकॉर्डिंग्स को जो जीरोस और वंस की फॉर्म में इसको एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ये सिग्नल एम्पलीफाई कर दिया जाता है और स्पीकर को या पिक्चर ट्यूब को आगे सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हम रिजल्ट है हाई क्वालिटी का रिजल्ट ले सकते हैं। साउंड की क्वालिटी जो कि डिजिटल रिकॉर्डिंग से प्रोड्यूस होती है ये कैसेट टेप की रिकॉर्डिंग से बेटे बहुत बेहतर होती है। ये एक डिफरेंस बताया गया कि बेहतर रिकॉर्डिंग होती है, रिजल्ट अच्छा होता है। दूसरी एक ये भी बात बताई कि इसका जो हेड होता है ना, ये नीडल होती है, ये टच नहीं करती सीडी को। लेजर बीम जिसने इसको स्कैन करना होता है वो सीडी को टच नहीं करती। जैसा कि कैसेट टेप के अंदर आपने देखा कि हेड जो है उसके ऊपर वो मूव करती है तो हेड टच करता है। इसकी बजाय क्या है, लेजर बीम, सिर्फ लेजर बीम बेटे है जो कि टच कर रही है, हेड नहीं टच कर रही है, इसके नीडल टच नहीं कर रही। तो इसका फिर फायदा क्या होता है कि स्क्रैचेस नहीं प्रोड्यूस होते सीडी के ऊपर, और ये लॉन्ग टाइम तक जो है लंबे अरसे तक यूज कर सकते हैं, इसको बार बार यूज कर सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस सेम रहती है, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस में। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। सॉफ्ट प्लास्टिक डिस्क होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की जो है एक लेयर बनी होती है, फेरिक ऑक्साइड एग्जांपल दी मैग्नेटिक मटेरियल की, फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है टेप के ऊपर, प्लास्टिक डिस्क के ऊपर, प्लास्टिक की डिस्क है जिसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैग्नेटिक पैटर्न में ही इसके ऊपर स्टोर की जाती है। जैसा आपने ऑडियो वीडियो कैसेट में देखा था, यहाँ भी मैग्नेटिक पैटर्न में डाटा जो है इसके ऊपर स्टोर किया जाता है। उसके बाद बेटे इसको यानी इस प्लास्टिक की डिस्क को हम एक प्लास्टिक कैसेट के अंदर जो है वो रख देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बाहर इसकी केसिंग होगी, प्लास्टिक की केसिंग होगी, उसके अंदर हम इसको रख देते हैं, और जब इसको हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो जो फ्लॉपी ड्राइवर होता है वो तेजी से इसको रोटेट करता है, और जो हेड है इसका वो रीड भी कर सकता है डाटा को और राइट भी कर सकता है डिस्क के ऊपर। फ्लॉपी डिस्क के ऊपर बेटे डाटा हम रीड भी कर सकते हैं, इसका डाटा जो इसमें स्टोर होता है, और उसके ऊपर हम मजीद डाटा राइट भी कर सकते हैं। तो पहले वाला डाटा इरेज भी कर सकते हैं। ये इसकी फीचर्स हैं, पहले यूज होती है, आजकल तो ये यूज नहीं हो रही। हार्ड डिस्क बेटे ये लास्ट होगा टॉपिक। हार्ड डिस्क बेटे जो है इसमें दो या दो से ज्यादा प्लेट्स होती हैं हार्ड मेटालिक मटेरियल की। आपने पहले देखा था ना कि उसमें फ्लॉपी डिस्क में तो सॉफ्ट प्लास्टिक की होती है जो डिस्क होती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड मेटालिक डिस्क होती है, और एक से ज्यादा होती है, दो या दो से ज्यादा होती है। प्लेट्स जो है दे आर माउंटेड ऑन ए स्पिंडल, ये स्पिंडल के ऊपर फिट की होती हैं जो कि तेजी से रोटेट करता है, और ये सारी प्लेट्स जो हैं इनको बेटे एक केस में रखा गया होता है, केसिंग के अंदर रखा गया होता है प्रोटेक्शन के लिए। हर प्लेट जो होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, और उस मैग्नेटिक मटेरियल की फॉर्म में डाटा जो है वो रिकॉर्ड होता है मैग्नेटिक पैटर्न में। हर प्लेट के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और मैग्नेटिक पैटर्न की फॉर्म में डाटा जो है वो रिकॉर्ड होता है। जब आपने इस रिकॉर्डेड डाटा को रीड करना होता है या मजीद डाटा उसके ऊपर राइट करना होता है, तो हर प्लेट जो है उसके साथ एक स्पेसिफिक हेड होता है। ये बेटे देखें यहाँ पे ये हेड शो किया गया, एक प्लेट का हेड, और ये दरमियान में वो स्पिंडल है जिसके ऊपर ये माउंटेड होती है सारी डिस्क। ये डिस्क है, ये दरमियान में स्पिंडल है, ये हेड है, और ये बाहर की केसिंग है। बताया कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हम उसको हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की निस्बत इसके ऊपर डाटा बहुत ज्यादा स्टोर हो सकता है, और हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट पार्ट है कंप्यूटर का, और ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है, यानी कंप्यूटर के अंदर फिट की जाती है, लगाई गई होती है। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इसको आप कह सकते हैं। It is now end of today's lesson. Now tomorrow we shall complete its last part.